साथियों नमस्कार। मैं गुरुराज आपका एक बार फिर से निर्माण आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि इकोनॉमी का सेशन कंटिन्यू है, जिसमें कि हम फंडामेंटल वाले चैप्टर को अभी कवर कर रहे हैं और फंडामेंटल्स की सीरीज में इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की सीरीज में ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। एंड एंड आज फंडामेंटल की लास्ट क्लास है, सो प्लीज बी हैप्पी बिकॉज फंडामेंटल फाइनली हम लोग खत्म कर रहे हैं। एंड एक बार फिर से मैं आपका अटेंशन ले जाना चाहूंगा कि फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इकोनॉमी के जो आधारभूत सिद्धांत है वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसमें प्रीलिम्स में 6 मार्क्स एंड मेंस में 10 मार्क्स का प्रोपोर्शनल वेट है, सो दैट कि आप ये समझ सकें कि सिर्फ इतने लेक्चर से आप प्रीलिम में 6 नंबर अपना सिक्योर कर सकते हैं एंड मेंस में 10 मार्क्स। तो इस सीरीज में हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार देख लेते हैं, जिसमें कि हम देखेंगे सबसे पहले कि जीडीपी कैलकुलेशन की कुछ मेथोडोलॉजी में जो चेंजेस हुए थे 2015 में उनको देखेंगे और यहां से यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो प्लीज आप इस बात पे अच्छे से ध्यान देंगे। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में क्या अंतर है एंड इन्फ्लेशन इंडाइसेस क्या क्या है। हमको यहाँ पे ये देखना है कि कैसे भारत में मुद्रास्फीति बढ़ती चली जा रही है। ये क्या मतलब है मुद्रास्फीति बढ़ते चले जाने का, क्यों ये महंगाई है जो बढ़ती चली जा रही है और इन महंगाई को कैसे हम काउंटर करेंगे। क्या प्रोडक्शन बढ़ रहा है या केवल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो हमको ये बात देखने के लिए पता होना चाहिए कि आखिर मुद्रास्फीति के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, उनके इंडिकेटर्स बनते कैसे हैं, उनकी बास्केट क्या होती है इत्यादि। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भारत में जीडीपी की जो नई गणना पद्धति है, जीडीपी की न्यू जो मेथोडोलॉजी है जो सीएसओ लेके आया है, ये 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि सीएसओ ने जीडीपी गणना में कुछ बदलाव किए हैं। उन बदलावों को हम समझेंगे। इसमें से क्या क्या है, सबसे पहले तो बेस ईयर यानी कि आधार वर्ष को चेंज किया गया है। बेस ईयर पहले ये 2004-5 था, जिसको 2011-12 कर दिया गया है। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ने हर 5 साल में अपने सभी आर्थिक सूचकांकों के आधार वर्ष को संशोधित करने की सलाह दी है। उसके आधार पर सीएसओ ने आधार वर्ष का बदलाव किया है। अब आपको एक प्रोसीजर पता चल गया कि ये जो एडवाइजरी आती है ये कहां से आती है, एनएससी से, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, और इसमें जो डिसीजन लेता है वो सीएसओ लेता है। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। तो आगे से जब हम लोग मॉस्पी कहेंगे तो आप समझ जाना कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है। जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष को 2011-12 से 17-18 में परिवर्तित करने का विचार कर रहा है। जैसे कि एनएससी ने एडवाइस दिया है कि हर 5 साल में जीडीपी का बेस ईयर चेंज होना चाहिए। ठीक है, 2015-16 के टाइम पे इसको चेंज किया गया, इसको 2004-5 से बढ़ा के 11-12 कर दिया गया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 2021-22 में इसे चेंज हो जाना भी चाहिए और कई नए इंडिकेटर्स आने भी शुरू हो गए हैं जिनका बेस ईयर 2016-17 है। हाउएवर मॉस्पी ने इसको 2017-18 में कन्वर्ट करने की बात करी है कि बेस ईयर 2017 और 18 कर देना चाहिए। तो इससे आपको यह आइडिया हो गया कि बेस ईयर कोई फिक्स चीज नहीं है, ये बदलती रहती है। मतलब ये कि अगर आपको यूपीएससी ये कहता है कि बेस ईयर एक फिक्स्ड पैटर्न है तो आंसर है नहीं, बेस ईयर अपने आप में चेंज होते हैं। आगे देखते हैं। इसके अलावा फैक्टर कॉस्ट को बाजार कीमत पे, ये जो कारक लागत है जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, इसको मार्केट प्राइस पे, हाँ, इसको बाजार कीमतों पे बदला गया है। कारक लागत फैक्टर कॉस्ट को पहले क्या किस में किया जाता था, जीवीए बेसिक प्राइस पर गणना करेगा, जिसमें कि जीवीए बेसिक प्राइस के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे फैक्टर कॉस्ट के मूल्य, जबकि बाजार मूल्य पर जीडीपी को केवल जीडीपी के रूप में जाना जाएगा। अब यहां कहने का क्या मतलब है कि हाँ, कहने का मतलब है कि जो उद्योगवार अनुमान है उनको तो जीवीए बेसिक प्राइस में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, बट जब भी केवल जीडीपी की बात होगी, तो वो जीडीपी मार्केट प्राइस में होंगे। अब यहाँ पे उद्योगवार कहने का क्या अनुमान है, कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्री वाइज
सेक्टर वाइज, फैक्ट्री वाइज जो भी डेटा है उसमें जीवीए बेसिक प्राइस का डेटा यूज होगा। जबकि हम जब भी केवल जीडीपी बोलेंगे तो वो मार्केट प्राइस के डेटा पे चेंज होगा। ये एक परिवर्तन इसमें किया गया है। इस नई पद्धति की सिफारिश 2008 में यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के राष्ट्रीय लेखा द्वारा की गई थी, जिसके आधार पर इसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहा जाता है। मतलब ये कि दुनिया के ज्यादातर विकसित देश अपने अपना जो जीडीपी है वो मार्केट प्राइस पे कंसिडर करते हैं। उसके आधार पे भारत ने ये प्रणाली को अडॉप्ट किया है। डेटा पूल का विस्तार, अब समझने की जरूरत है कि जो पहले जीडीपी का डेटा था वो किन किन चीजों पे था। वो उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण, जिसको आप अनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज कहते हैं, अनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, अनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसमें करीब 2 लाख फैक्ट्रियों को शामिल किया गया था। इस शब्द पे जरा ध्यान देंगे, यहां पे मैंने फैक्ट्रियों कहा, फैक्ट्री कहा, एंटरप्राइज नहीं कहा, शामिल थी। लेकिन जो नया डेटाबेस होगा वो कारपोरेट मामले यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स का ये जो डेटा होता है जिसे हम MCA 21 कहते हैं, इससे लेगा। इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें 5 लाख कंपनियां हैं और इसको हमने फैक्ट्री ना कह के कंपनी कहा। मतलब ये कि MCA 21 में फैक्ट्रियों का डेटा ना हो कि कंपनियों का डेटा है, एंटरप्राइजेस का डेटा है। तो ये कंपनी और फैक्ट्री में अंतर क्या है, ये बात ध्यान देने की है। क्योंकि जो फैक्ट्री होता है उसमें वो बेसिक प्राइस को ही एक्सप्रेस करता है, जो कि जबकि कंपनीज होती हैं तो उसमें सेल्स, मार्केटिंग, वो सारा कंपोनेंट मिला के उसकी जो एक्चुअल प्राइस होती है, जो रियल में मार्केट में पहुंचेगी, उसके बारे में डेटा आता है। ये बात हमको ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा क्या चेंज आया है कि पहले उसमें सिर्फ 2 लाख फैक्ट्रियां थे, अब इसमें 5 लाख कंपनी है। मतलब ये जो नंबर है ये भी चेंज हुआ है। पहले केवल 2 लाख था, अब ये बढ़ के कितना हो गया है, 5 लाख। मतलब कहने का कि अगर प्रीलिम में आपके सामने ये आ जाए कि नए डेटाबेस में कंपनियां घट गई हैं तो आंसर होगा गलत। अगर नए डेटाबेस में कंपनियां बढ़ गई हैं तो उसे आप गलत नहीं कह सकते। सरल शब्दों में कहा जाए तो पहले के डेटा में केवल फैक्ट्री स्तर की तस्वीरें थी, वहीं नए डेटाबेस में एंटरप्राइज स्तर पर दिखता है। तो ये बात अपने आप में ध्यान देने की है कि जो नया डेटा है वो एंटरप्राइज स्तर पे है। तो प्रीलिम में अगर आपके सामने ये आता है कि नया डेटा फैक्ट्री स्तर पर है तो आंसर होगा गलत, क्योंकि अब वो एंटरप्राइज के लेवल पे है। स्टॉक ब्रोकर्स, स्टॉक एक्सचेंज, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, नियामक निकायों सेबी, पीएफआरडी एंड आईआरडीए को भी शामिल करके वित्तीय निगमों को कवरेज बेहतर किया गया है। मतलब ये कि ये जितने नियामक संस्थाएं हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका डेटा भी इंक्लूड किया गया है। तो जो जीडीपी कैलकुलेशन का जो नया मेथड है वो कहीं ना कहीं ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। मतलब अगर ये कहा जाए कि जो नया डेटाबेस है वो ज्यादा नैरो है तो आंसर होगा गलत। इसी तरह के टर्म्स को चेंज करके यूपीएससी प्रीलिम में आप जो नया डेटा है वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। कृषि आय की गणना में परिवर्तन किया गया है। जो जीडीपी का नया डेटा है उसमें कृषि आय में क्या चेंज किया गया है, पहले 2015 के पहले सिर्फ एग्रीकल्चर उपज का डेटा लिया जाता था, जबकि नए डेटा में एनिमल हस्बेंड्री, पशुधन, एनिमल हस्बेंड्री का डेटा भी लिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस हुए हैं। आगे देखते हैं। नाउ हमारे नेक्स्ट टॉपिक इसमें ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। आप में से कुछ लोगों को निश्चित तौर पे इसमें आइडिया होगा कि ग्रोथ किसे कहते हैं। इसको समझते हैं। देखिए, जब भी ग्रोथ की बात किया जाए तो ग्रोथ एक न्यूमेरिकल टर्मिनोलॉजी है। ग्रोथ कैसा है, मतलब वृद्धि कैसा है।
विकास मतलब डेवलपमेंट, ग्रोथ मतलब वृद्धि। ठीक है, ग्रोथ अपने आप में कैसा है, न्यूमेरिकल टर्म है, मतलब आंकिक है। ठीक है, जबकि डेवलपमेंट कैसा है, ये दोनों है, मतलब ये कि ये न्यूमेरिकल भी है और क्वालिटेटिव भी है। मतलब इसमें ये कि ये आंकिक भी है और गुणवत्ता परक भी है, गुणवत्ता परक भी है। ठीक है, अब यहां से हमारी सारी चीजें निकल के आएंगी, इसमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऐड किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को भी ऐड किया जाएगा। जैसे ये कहा जाए कि जीडीपी ग्रोथ रेट है 6%, किसी साल ये बढ़कर 8% हो गई, तो क्या ग्रोथ हुई? आंसर है यस। क्या डेवलपमेंट भी हुआ? वी डोंट नो, वी कैन नॉट सेवरली से कि डेवलपमेंट हुआ या नहीं। हो सकता है कि डेवलपमेंट हुआ हो और हो सकता है कि नहीं, चेक करेंगे। इसको हम देखेंगे कि 8% का ग्रोथ तो होना चाहिए, साथ में और क्या होना चाहिए? मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आना चाहिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में आना चाहिए, स्टेटस ऑफ एजुकेशन में आना चाहिए, जेंडर डिफरेंसेस घटने चाहिए, जो जेंडर इनइक्वालिटी है ये घटनी चाहिए। ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो डेवलपमेंट है उसमें से ये वाले क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऐड करना चाहिए। मानव विकास, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, शिक्षा और जो विभिन्न जेंडर्स लिंगों के बीच में असमानता है वो घटनी चाहिए। इस तरह की इसमें बहुत सारे और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हम ऐड कर सकते हैं, कितने, जिनकी कोई निश्चित गणना नहीं है। ये गणना अपने आप में कितनी भी हो सकती है। जैसे अगर हम इसमें अनंत तौर पे बात करें तो इसमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी आ जाएगा, इसमें एम्प्लॉयमेंट में महिलाओं का पार्टिसिपेशन आ जाएगा, इसमें अलग अलग एज ग्रुप में लोगों की जो एजुकेशन का स्टेटस है, हेल्थ का स्टेटस है, न्यूट्रिशन का स्टेटस, वो सब कुछ आ सकता है। वही तो है डेवलपमेंट। इसमें पर्यावरण के एस्पेक्ट भी आएंगे। हाँ, तो अब ये पूछने का मतलब है कि हम कैसे कहें कि किस इंडिकेटर में क्या आएंगे। उसके लिए अलग अलग तरीके से अल्टरनेटिव्स होते हैं जीडीपी की, जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। तो जैसे कि एचडीआई में कुछ इंडिकेटर्स हैं, जीएनआई में कुछ और इंडिकेटर्स हैं, उसी तरह के दूसरे इंडिकेटर्स हमारे पास हैं, हैप्पीनेस की भी इंडेक्स है। तो उस तरह से वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट उसमें ऐड होते चले जाते हैं। जबकि ग्रोथ अपने आप में न्यूमेरिकल टर्म है। यह क्या देखता है कि जीडीपी का साइज बढ़ा, साइज बढ़ा, अगर बढ़ा तो ग्रोथ हुई, एक्सपोर्ट बढ़ा तो ग्रोथ हुई। ठीक है, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन का स्केल बढ़ा, प्रोडक्शन का स्केल क्या इंप्रूवमेंट हुआ, अगर हुआ तो ग्रोथ है। लेकिन डेवलपमेंट में ये ग्रोथ वाले सारे एस्पेक्ट, ये ग्रोथ वाले सारे एस्पेक्ट होते हैं, साथ में ये वाला एस्पेक्ट अपने आप में भी ऐड होता है। तो अब हम इसको समझ सकते हैं आसानी से कि जो वृद्धि है वो वस्तुओं एवं सेवाओं, ध्यान देंगे कि इसमें सेवाएं एडेड हैं, इसमें सेवाएं एडेड हैं, सेवाएं के वास्तविक आउटपुट में, कि मतलब टोटल जो प्रोडक्शन है उसकी साइज में कितना बढ़ोतरी हुई। इसका मीनिंग ये होता है, इसका मतलब ये होता है। विकास में क्या होता है? आय, बचत, निवेश में परिवर्तन के साथ साथ देश में सामाजिक आर्थिक संरचना में प्रगतिशील परिवर्तन और तकनीकी परिवर्तन, ये सारी चीजें किसी चीज को विकास बनाते हैं। अब इसके कारक क्या क्या होते हैं? फैक्टर, फैक्टर्स क्या क्या हैं? जीडीपी के घटकों में क्रमिक वृद्धि, जैसे कि कंजम्पशन, पहले हम 2000 रुपए का महीना कंज्यूम करते थे, अब 2500 का कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब कि वृद्धि हुई। सरकारी खर्च, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पहले 30% था, अगर वो 40% हो गया तो इसका मतलब ग्रोथ हुआ। निवेश, इन्वेस्टमेंट पहले 28% होता था, 32% हो रहा है, तो ग्रोथ हुई। शुद्ध निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट, मान के चलते हैं हम 100 रुपए का सामान बेचते हैं और 50 रुपए का खरीदते हैं, तो शुद्ध एक्सपोर्ट कितना आया? 50 का। ठीक है, तो ये नेट एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए।
विकास का क्या मतलब है? विकास का संबंध मानव पूंजी की वृद्धि से है, ह्यूमन कैपिटल की बात करता है। जैसे कि मानव में एजुकेशन का स्किल, एजुकेशन का स्तर बढ़ता है, लोगों का साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ता है, उनकी हेल्थ इंप्रूव होती है, तो ये सारी चीजें ह्यूमन कैपिटल का पार्ट है। जैसे इसमें और क्या है, इनइक्वालिटी में रिडक्शन, असमानता में कमी, संरचनात्मक परिवर्तन जो जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है, और इसके उदाहरण हैं एचडीआई, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स एटसेट्रा, जो हमने जीडीपी के अल्टरनेटिव के तौर पे पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ये मानव केंद्रित है। तथा इसका मेजरमेंट कैसे होता है? वृद्धि का आर्थिक विकास है जो मात्रात्मक, मतलब क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक का मतलब क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव वृद्धि द्वारा मापा जाता है, जैसे कि रियल जीडीपी, ठीक है, रियल जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, और ये उत्पादन क्षमता में वृद्धि की माप करता है, इसमें फोकस करता है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट है और जो ग्रोथ है, उसमें उनके फंक्शनल एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। उदाहरण के तौर पे अगर पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी तो लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधरेगा? लेकिन ऐसा हो सकता है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ी हो बिकॉज अडानी और अंबानी की इनकम बढ़ी हो, और उससे आपको देश में लग रहा है कि पहले 92,000 रुपए सालाना भारत के लोगों का प्रति व्यक्ति आय था, अब वो 1,20,000 हो गया। बट वो हो सकता है कि असल में उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो गलत है, जिसकी वजह से हमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तो दिख रहा है बट वो एक्चुअल में लोगों तक डिलीवर नहीं हो रहा। इसलिए उसका जो फंक्शनल एस्पेक्ट है ये इंपॉर्टेंट है डिटरमाइन करने में कि एक्चुअली ग्रोथ इज लीडिंग टू डेवलपमेंट और नॉट। इस बात को ध्यान देंगे। और जो प्रीलिम में क्वेश्चन फंसाते हैं वो कैसे, कि जैसे आपको डाल देंगे कि इनमें से कौन कौन से एस्पेक्ट डेवलपमेंट में कवर होंगे और ग्रोथ में नहीं, और फिर आपके सामने विकल्प में देंगे प्रति व्यक्ति आय, तो आप ध्यान देंगे कि ये दोनों का एस्पेक्ट है, डेवलपमेंट का भी और ग्रोथ। इस तरह की कोई भी टर्म डाल देंगे। मैंने कोशिश की है कि ज्यादातर टर्म ये आपके सामने में लेके आऊं जो फंसते हैं, और जो सिंपल वाले हैं उनमें ये दिक्कतें नहीं होती। अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन इंडिसेस की। ये इन्फ्लेशन क्या है पहले तो ये समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं ये है साल 2015 का, ये है साल 2022 का, और ये कंटेंट है। मान लीजिए किसी समय व्हीट का प्रोडक्शन हुआ, कितना? उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं 10 kg, ठीक है, और इस समय प्राइस कितना है? ₹10। व्हीट का 2022 में प्रोडक्शन होता है, मान लेते हैं 15 kg, और प्राइस है ₹20, ठीक है। उसी तरह हम दूसरे डेटा लेते हैं, जैसे मान लीजिए शुगर का लेते हैं, प्रोडक्शन मान के चलते हैं 10 kg, प्राइस मान के चलते हैं 50। उसी तरह प्रोडक्शन मान लेते हैं 40 kg, और प्राइस मान लेते हैं 60, ठीक है। अब ध्यान देंगे इसमें कि व्हीट का प्रोडक्शन 10 किलो और ₹10 थे। मतलब ये कि अगर सिर्फ व्हीट का प्रोडक्शन हुआ होता तो ₹100 जीडीपी होती। अच्छा, यहाँ पे अगर हम शुगर का भी उदाहरण ले लें तो व्हीट के हो गए ₹100 और शुगर के हो गए ₹500। सिर्फ अगर हम दो आर्टिकल के आधार पर निकालें तो जीडीपी ₹600 आएगी। यहाँ पे देखते हैं व्हीट के हिसाब से ₹300 और शुगर के हिसाब से ₹2400, यानी कि टोटल कितना हो गया? 2700। तो अब इसमें हमको कुछ बातें नोटिस करनी पड़ेंगी कि देखिए प्रोडक्शन तो बढ़ा है, 10 kg की जगह 15 kg एंड 40 kg हुआ है। साथ में
जो प्राइस है वो 10 का सीधे 20 और 50 का सीधे 60, ये हो गया। तो अब हमें ये कैसे पता चले कि जो एक्चुअल में ग्रोथ है वो कितनी है और इन्फ्लेशन है वो कितनी है, मतलब जो भाव बढ़े हैं वो कितना है। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि किसी साल ये मान लें कि हम इस क्वांटिटी को ना लेके हम पुराने साल की क्वांटिटी लेते हैं 10 kg, तो ये कितना होता 600। मतलब ये कि चीनी का भाव जहां पे ये 500 था वहां पे 600 हुआ, जबकि प्रोडक्शन क्वांटिटी हमने एक पल के लिए सेम ले ली। तो इसका मतलब ये कि इन्फ्लेशन तो हुआ है, मतलब ये कि मुद्रास्फीति तो हुई है, मतलब ये कि मुद्रा का अवमूल्यन तो हुआ है, तभी इनके जो प्राइसेस हैं वो ज्यादा है, उसी क्वांटिटी के लिए अब आपको ज्यादा पे करना पड़ रहा है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट में हमने ये समझा कि उसी उत्पादन उतनी ही मात्रा में उत्पादन के लिए अगर ज्यादा राशि पे करनी पड़े तो इसे हम ये कहते हैं कि मुद्रास्फीति है। ठीक है, अब हम समझते हैं, दूसरे उदाहरण से समझेंगे। मुद्रास्फीति सूचकांक में मूल्य में वृद्धि को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उत्तर। अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि को मापने के लिए एक विशेष वर्ष की मुद्रास्फीति एक विशेष वर्ष की मुद्रास्फीति को आधार वर्ष के रूप में चुन लिया जाता है। अब ये हम आधार वर्ष इसलिए चुनते हैं कि हम बेस ईयर की प्राइसेस के आधार पर ये चेक कर सकें कि वास्तव में प्रोडक्शन में क्वांटिटी में वृद्धि हुई है या सिर्फ प्राइसेस में वृद्धि होने के कारण बढ़ी हुई जीडीपी दिखाई देती है। सामान्यतः सूचकांक को आधार वर्ष में 100 के रूप में लिया जाता है। अगले साल अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ती है तो यह इंडेक्स भी उसी अनुपात में, किस अनुपात में, 100 के अनुपात में ऊपर जाता है। मान लीजिए हम 2010 को आधार वर्ष में मुद्रास्फीति सूचकांक को 100 मान लेते हैं, मतलब ये कि उस समय जितना भी मुद्रास्फीति के साथ जो भी प्राइसेस थे उनको हमने 100 रुपए मान लिया। हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 100 वर्ष 2010 में मूल्य स्तर का प्रतिनिधित्व मात्र है, न कि औसत मूल्य। ये एवरेज मूल्य नहीं, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है, सो दैट कि हमारी कैलकुलेशन 100 के बेस पे हमको आसानी से पता चलती रहे। यदि वर्ष 2011 में वर्ष 2011 में अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति 10% बढ़ जाती है तो ये 100 जो है वो बढ़ के 110 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 2010 में 100 है और 2011 में 10% मुद्रास्फीति है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में आएगा 110। ठीक है, यदि अर्थव्यवस्था में फिर से मुद्रास्फीति आए और 2012 में 5% है तो अब हम इसको 2011 के हिसाब से 110 मल्टीप्लाइड बाई 5% यानी कि 105 डिवाइडेड बाई 100 ऐसे निकालेंगे तो ये फिर आ जाएगा 115.5। ये बढ़ जाते हैं। अब जरा इन डेटा को चेक करते हैं। एक विशेष वस्तु के मूल्य में वृद्धि या वस्तुओं की एक टोकरी की औसत मूल्य वृद्धि को मापने के लिए एक सूचकांक तैयार किया जाता है। क्योंकि विभिन्न वस्तुओं की कीमत में भिन्नता हो सकती है, हाँ, भिन्नता हो सकती है, इसलिए हम मुद्रास्फीति को मापने के लिए वस्तुओं की एक टोकरी की कीमतों का भारित वेट लेते हैं। अब ये कहने का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कि एक बास्केट है, ठीक है, जो कि सिर्फ एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि हमने पहले ही समझा था, इसमें व्हीट, इसमें शुगर, इसमें जैगरी, इसमें राइस, फ्रूट्स, सर्विसेज, सारी चीजें हम रख लेते हैं और ये अपने आप में हमारे सामने एक बास्केट है, क्योंकि हम सारी चीजों को कंज्यूम करते हैं। तो इस आधार पर हम ये देख सकते हैं कि अब हमने एक बास्केट ले लिया और उसमें भारित औसत, मतलब ये कि उनके प्रोडक्ट को उनके वेट के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। जैसे ये कि हमने मान लीजिए खाने पीने वाली चीजों को उपभोग की वस्तुएं मान लिया, कंजम्पशन आइटम्स मान लिया, फैक्ट्री में बनने वाले प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स मान लिया। ये हम बास्केट अभी चेक करेंगे। ठीक है, अब सूचकांक निकालने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका है
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है। सीपीआई खुदरा बाजार। अब ये खुदरा बाजार क्या है? मतलब रिटेल प्राइस पे बेस्ड है। सीपीआई किस पे बेस्ड है? रिटेल प्राइस पे। मतलब ये रिटेल प्राइस में उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई कीमतों में बदलाव को मापता है। उदाहरण के तौर पे कि किसी समय हम कुरकुरे के लिए 10 रुपए पे करते थे, फिर 12 रुपए पे करने लगे हैं, यानी कि हम जो रिटेल मार्केट में प्रोडक्ट को की प्राइस को पे करते हैं। शुगर को अगर हम 50 रुपए की जगह 60 रुपए पे करते हैं तो हम उस पॉइंट को चेक करते हैं। तो ये रिटेल पॉइंट क्या होते हैं? ये रिटेल स्टोर होते हैं जहां से हम आप नॉर्मल कस्टमर डायरेक्ट जाते हैं और प्रोडक्ट को परचेज करके कंज्यूम करते हैं। क्योंकि उपभोक्ताओं के उपभोग पैटर्न की विभिन्न वर्ग अलग अलग होते हैं। मतलब ये कि जैसे शहरों में लोगों की बास्केट अलग होती है, गांवों में लोगों की बास्केट अलग होती है। शहरों में जो कंजम्पशन है उसका बास्केट अपने आप में बड़ा है, बिकॉज लोग छोटी छोटी चीजों के लिए बाजार पर निर्भर करते हैं। गांवों में आधे से ज्यादा उत्पाद लोग अपने खेतों में उत्पादित कर लेते हैं, इसलिए उनकी बाजार में निर्भरता कम होती है, उनकी पेइंग कैपेसिटी भी कम होती है। इन दैट कंडीशन उपभोग पैटर्न भी गांवों का शहरों से अलग होता है। गांव के लोग तुलनात्मक तौर पे गरीब होते हैं शहर वालों की तुलना में। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की टोकरी का मूल्य में अंतर हो सकता है। इसलिए भारत में हमारे पास उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न वर्ग के लिए 3 सूचकांक थे। वो पहले वाले 3 सूचकांक कौन से थे वो आपके सामने हैं, जिसमें से एक था सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर मतलब औद्योगिक श्रमिक, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कृषक मजदूर जिसको हम एग्रीकल्चर लेबरर्स भी कहते हैं, एंड सीपीआई ग्रामीण मजदूर जिसको हम रूरल लेबरर्स भी कहते हैं। ये पहले 3 थे, इनमें हमने 3 और जोड़ दिए। क्यों? उसका कारण ये है, ये सूचकांक श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो, अभी हमने जो पीछे देखे ये जो 3 इंडिकेटर हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर का, एग्रीकल्चर लेबरर्स का और रूरल लेबरर्स का, ये कौन तैयार करता है? लेबर ब्यूरो। ठीक है, श्रम ब्यूरो के द्वारा मासिक रूप से। ये क्वेश्चन आपके सामने यूपीएससी पूछ सकता है कि मंथली आता है या क्वार्टरली आता है। क्वार्टरली का मतलब ये 3 महीने में आता है या हर महीने आता है या 6 महीने में आता है या हर वीक आता है। ठीक है, मासिक रूप से प्रकाशित किए जाते हैं, मतलब ये कि महीने में एक बार आता है। क्योंकि उपरोक्त 3 सूचकांक जनसंख्या के केवल एक ही हिस्से को कवर करते हैं। वो एक ही हिस्सा कौन है? ये एक हिस्सा है इंडस्ट्रियल वर्कर, दूसरा एग्रीकल्चर लेबरर्स, तीसरा ग्रामीण मजदूर। ये एक इन्हीं को कवर करते हैं। बट हमको चाहिए कि हम पूरी ग्रामीण आबादी का डेटा हमको पता चले, ठीक है, या पूरी शहरी आबादी का डेटा हमें पता चले, या हमें पूरे संयुक्त रूप से यानी कि ग्रामीण और शहरी सबका पता चले। ऐसी कंडीशन पे हम क्या करेंगे कि जो नया डेटा होगा हमारा बेस वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमने 3 नए सूचकांक तैयार करे वो क्या क्या हैं? सीपीआई रूरल, पहले केवल एग्रीकल्चर वर्कर था, रूरल वर्कर था, तो रूरल वर्कर ना होके अब पूरा रूरल हो गया। इस सूचकांक में ग्रामीण आबादी द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की टोकरी के मूल्य में परिवर्तन को हम चेक करते हैं। मतलब ये कि ग्रामीण आबादी अगर अपने गांव में जिन वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करती है उनका जो हम बास्केट बनाते हैं इसमें उसका मूल्य चेक होता है। दूसरा सीपीआई शहरी, यह सूचकांक शहरी आबादी द्वारा उपभोग किए जाने वाली वस्तुओं की टोकरी के मूल्य में परिवर्तन आता है। अब ये शहरी आबादी हम आप हैं, हमको पता है कि हम यहाँ पे हर चीज बाजार से खरीदनी पड़ती है, यानी कि यहाँ पे जो बास्केट होगी वो अपने आप ही बड़ी होगी। ठीक है, तो इस वजह से ये शहरी आबादी का, पूरे शहरी आबादी को औसतन लेके करा जाता है। और तीसरा होगा जो इन दोनों पे बेस्ड होगा, यानी कि सीपीआई संयुक्त, इसकी गणना सीपीआई ग्रामीण और सीपीआई शहरी सूचकांक को मिलाकर किया जाता है। ठीक है, तो वो इन दोनों में ऐड हो गया एक साथ। उपरोक्त 3 सूचकांकों के लिए आधार वर्ष 2011-12, इन तीनों सूचकांकों के लिए अब आधार वर्ष 2011-12 है और सभी भारत के साथ साथ
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मासिक रूप से ये प्रकाशित किए जाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात कि इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर और लेबर रूरल लेबर्स का जो डेटा है वो कौन लेके आता है? उत्तर है लेबर ब्यूरो। लेकिन सीपीआई ग्रामीण, सीपीआई शहरों और सीपीआई संयुक्त का डेटा कौन लेके आता है एक साथ? 1900। ठीक है, बस ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें आप ना फंसे, इस बात को आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा, अन्यथा एक क्वेश्चन की गलती आपका प्रीलिम मिस करवा सकती है। आगे देखते हैं साथियों, ये स्लाइड अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस, ये दोनों स्लाइड ही पीआईबी के डेटा पर बेस्ड है। ठीक है, पीआईबी। अब इसमें देखिए कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम पहले चेक करते हैं, जिसमें कि फूड एंड बेवरेज, जिसका सेक्शन सबसे बड़ा है, 45% वेट फूड एंड बेवरेज को दिया जाता है। इसके अलावा 10% वेट हाउसिंग को, 6.84 फ्यूल एंड लाइट को यानी कि ईंधन को, और कपड़े और फुटवियर इत्यादि को 6.53%, 2.38% है पान टोबैको इत्यादि को, और जो मिसलेनियस बचता है मिश्रित, वो है 28.32। इस सीपीआई का बेस ईयर है 2012। होलसेल प्राइस इंडेक्स में वेट किस प्रकार है? मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स को, ठीक है, यानी कि जो फैक्ट्री निर्मित आर्टिकल्स हैं उनको 64.97% वेट दिया गया है। इसके अलावा प्राइमरी आर्टिकल्स को 20% वेट दिया गया है, और फ्यूल एंड पावर यानी कि ईंधन और क्षमताओं को जो 14.91% वेट दिया। इस स्लाइड से यूपीएससी ने कम से कम लास्ट 10 ईयर में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे होंगे। अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन मिला लें तो कम से कम 4 to 5 क्वेश्चन आए हैं, डायरेक्ट कम से कम 2 क्वेश्चन तो निश्चित है। आपके सामने क्वेश्चन है 2015 में यूपीएससी प्रीलिम में आया हुआ, तो आप अटेम्प्ट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रकाशित करता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कौन पब्लिश करता है? अब पीछे की स्लाइड में आपने देखा, आप उत्तर तक पहुंच चुके होंगे, इसके लिए श्रम ब्यूरो यानी कि लेबर ब्यूरो रिस्पॉन्सिबल संस्था। ठीक है, दूसरा है कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक यानी कि फूड प्राइस इंडेक्स है, फूड प्राइस इंडेक्स। ठीक है, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जनसंख्या द्वारा उपभोग किए जाने वाली खाद्य वस्तुओं की खुदरा यानी कि रिटेल प्राइसेस में परिवर्तन की माप करता है। आपको ध्यान क्या देना है, ये रिटेल है या होलसेल है? होलसेल और रिटेल में क्या अंतर होता है, ये हम एक मिनट में। इसे ग्रामीण, शहरी या संयुक्त अखिल भारतीय आधार पर के लिए मासिक रूप से जारी किया। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में अप्रत्यक्ष करों यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सों का प्रभाव शामिल है, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड है। एक तो तरीका यह है कि आपने इसको याद कर लिया, बात खत्म। दूसरा तरीका है कि हम समझ लें। देखिए, पहले तो समझ लेते हैं कि रिटेल मार्केट और होलसेल मार्केट में अंतर क्या है। ये मान लीजिए एक फैक्ट्री है, इसने कुछ आर्टिकल बनाए, इनको ट्रांसपोर्ट किया और ये एक वेयर हाउस में रखे गए। ठीक है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। यहाँ पे आर्टिकल करने का कहने का मतलब है सामान, जैसे कि साबुन, तेल, बिस्किट, तो उनको ही हम यहाँ पे आर्टिकल बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये जाएगा सी एंड एफ में। सी एंड एफ इसको बोलते हैं केयरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, केयरिंग एंड
फॉरवर्डिंग एजेंट, फॉरवर्डिंग एजेंट, ठीक है। और यहां पे जो प्राइस होंगे उसे बोला जाएगा होलसेल प्राइस, होलसेल प्राइस, ठीक है। इसके बाद ये उत्पाद आएंगे रिटेलर्स के पास, ठीक है। इसके बाद ये आगे रिटेलर्स के पास, और रिटेलर से आते हैं कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर के पास, जिससे कि कंज्यूमर लास्टली इनको कंज्यूम करता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट इस तरह से ये प्रोडक्ट की साइकिल होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब ये कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट के पास पहुंचता है तब इसकी जो प्राइस होती है उसे हम होलसेल प्राइस कहते हैं, होलसेल प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे रिटेल में आते आते रिटेल प्राइस होती है। तो टैक्सेशन कहाँ पे होता है? टैक्सेशन जब ये आपके पास बिल बनता है, यहाँ पे जब इसकी बिलिंग होती है तब इसमें टैक्स आप पे करते हैं। ये जितने बीच के एजेंट हैं ये टैक्स पे नहीं करते। अगर ये टैक्स पे करते हैं तो आप उसके बिहाफ पे आपसे वो क्लेम करते हैं, मतलब एक्चुअल टैक्स पेयर कौन है? आप। बाकी ये बीच में जितने लोग टैक्स पे करते हैं वो उनकी जेब से नहीं जाता। ऐसी परिस्थिति में अगर यहाँ पे ये लिखा है कि कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स में करों का, यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो प्रभाव शामिल है, बिल्कुल होगा। क्यों? बिकॉज उसके बाद आप इसको परचेज करते हैं, जब उसकी बिलिंग होती है रिटेलर पे तब ये आपके पास आता है और आप ही वो पर्सन है जो टैक्स पे। अब बात आती है होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया था कि होलसेल कहते किसको है, किस पॉइंट पे से हम होलसेल की प्राइसेस को चेक करते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक बाजार में, दूसरी भाषा में इसको थोक बाजार कहते हैं, कीमतों में बदलाव को मापता है। जहां थोक में माल का कारोबार होता है, होलसेल प्राइस के लिए आधार वर्ष 2011-12 है, दोनों के लिए हो गया। और इसे जारी कौन करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जारी करते हैं, जिसके अंतर्गत इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफिस होता है। इसको बोलते हैं ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, ठीक है। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसको जारी, ठीक है। अब ये ऑफिस किसके अंतर्गत होता है? तो उसके लिए एक और संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत, जिसको बोलते हैं डीपीआईआईटी, ठीक है। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, डब्ल्यूपीआई अप्रत्यक्ष करों के प्रभाव को बाहर रखता है। अभी मैंने पीछे बताया क्यों इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। भारत में मुद्रास्फीति का एक और प्रसिद्ध सूचकांक है जिसे जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जीडीपी डिफ्लेटर पे हम आ गए, जिसे अपस्फीति कारक कहते हैं। हालांकि हम लोग उसे जीडीपी डिफ्लेटर कहेंगे बिकॉज हिंदी या इंग्लिश हर जगह डिफ्लेटर ही लिखा हुआ मिलता है। आप में से जो ज्यादा शुद्ध हिंदी के इस्तेमाल पे रुचि रखते हैं वो इसे अपस्फीति कारक के तौर पे समझ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जीडीपी डिफ्लेटर को समझने के लिए एक उदाहरण पर विचार करें, जैसे कि एक गेहूं की प्राइसेस के बारे में बात हो रही है। 2012 में 10 किलो गेहूं का उत्पादन होता है जिसका भाव 10 रुपए होता है, मतलब 100 रुपए का कुल गेहूं का उत्पादन हुआ। अगर देश में इस समय किसी और दूसरे प्रोडक्ट का उत्पादन नहीं हो रहा, मतलब जीडीपी 100 रुपए हो। 2013 में क्या हुआ कि 10 किलो की जगह 11 किलो, और 2013 में जो भाव है 10 रुपए की जगह 50 पैसे हो गए। तो इस स्थिति में 2013 में जो जीडीपी का साइज हो गया वो 115 रुपए 50 पैसे।
2013 की नॉमिनल जीडीपी 115 रुपए 50 पैसे कह सकते हैं। 2013 का नॉमिनल जीडीपी हमने क्यों कहा? बिकॉज हमने मार्केट प्राइसेस ली, ठीक है, जो बढ़ा हुआ प्राइस है वो हमने लिया है। 2013 की रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी रुपीस 110 होगी 2013 की। क्यों? अगर हम इसमें उत्पाद 11 किलो ले लें लेकिन भाव 2012 के ले लें बेस ईयर मानते हुए, तो वो हमारे पास रियल जीडीपी आ जाएगी। जब हम बेस ईयर का प्राइस लेते हैं और उत्पादन को जो वही रखते हैं जो नया उत्पादन हुआ है, तो नए उत्पादन में बेस ईयर की प्राइस का जो गुणक होता है उसके परिणाम स्वरूप जो हमें प्राप्त होगा वो रियल जीडीपी कहलाएगा। यदि हम 2013 के इसकी बात हो रही है नॉमिनल जीडीपी को, यानी कि 2013 के नॉमिनल जीडीपी, 2013 का नॉमिनल जीडीपी कितना है आपके सामने? 115.5 को 2013 के रियल जीडीपी से विभाजित करें। रियल जीडीपी कितना है? हम प्राइसेस यहां पे अगर 10 कर दे, उत्पाद 11 रखे तो 110 आ जाएगा। रियल जीडीपी होगा 110, यहां पे लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो हमें जो मिलता है वह है कीमत में बदलाव, क्योंकि 2013 के नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में मात्रा समान रखी गई है। कहने का मतलब ये है कि नॉमिनल जीडीपी हमने निकाला, नॉमिनल जीडीपी, इसमें मात्रा 11 किलो, ठीक है। और रियल जीडीपी जब निकाला ये, तब भी हमने मात्रा 11 किलो ली, बस प्राइसेस 2012 वाले ली। जो भाव है, जो मूल्य है, वो हमने 2012 वाला लिया। क्यों? क्योंकि रियल जीडीपी निकालने में प्राइसेस बेस ईयर के रखे जाते हैं, मूल्य बेस ईयर के रखे जाते हैं, ठीक है। तो हम यहां से हमको जो रियल जीडीपी प्राप्त हुआ वो 110 प्राप्त हुआ, जो नॉमिनल जीडीपी प्राप्त हुआ वो 115.5 प्राप्त हुआ। अब अगर हम ये कह रहा है कि 2013 के नॉमिनल जीडीपी को 2013 के रियल जीडीपी से विभाजित करते हैं तो हमें जो मिलता है वह है कीमत में बदलाव, क्योंकि हमने दोनों साल मात्रा तो समान रखी है 11-11 किलो, हमने मात्रा नहीं बढ़ाई, ठीक है। हाँ, मात्रा स्तर यानी कि 11 किलो ही मात्रा है। अब इसके आधार पे आगे का स्टेप समझते हैं। इसलिए 2012 से 2013 तक मूल्य में कितना परिवर्तन होगा? 2013 का नॉमिनल जीडीपी बटे 2013 का वास्तविक जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी है 115.5, रियल जीडीपी है 110, तो ये आएगा 1.05 बटे 1। इसे हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं 1.05 बटे 1 गुणे 100, तो हमें ये मिला 5%। हमने प्रतिशत में कन्वर्ट कर लिया 100 से गुणा करके, बस और कुछ नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स। यानी कि कीमतें 1.5 गुना बढ़ गई हैं। यहां से हम कह सकते हैं कि जो कीमतें हैं, पहले 1 था तो अब 1.05 हो गया, मतलब पहले 100 था तो अब 105 हो गया। एनी डाउट? पहले इसको हम 100 करते हैं, 100 था तो अब ये 105 हो गया, मतलब ये कि पहले 100 गुना था तो अब 105 गुना हो गया, ठीक है। तो उसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि 1.05 गुना बढ़ गया, क्योंकि वहां पे 1 है, यानी कि महंगाई, इसे प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसके बटे में 1 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आ गया 5%। 5% महंगाई बढ़ गई। और नॉमिनल जीडीपी बटे रियल जीडीपी, इस अनुपात को जीडीपी डिफ्लेटर कहा जाता है। सिंपल, कोई डाउट? कितना आसान था जीडीपी डिफ्लेटर निकालना, आप लोग बिना वजह परेशान हो रहे थे। जीडीपी डिफ्लेटर बराबर नॉमिनल जीडीपी बटे रियल जीडीपी, दैट्स इट। जीडीपी डिफ्लेटर एनएसओ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अब ये फैक्ट इंटरेस्टिंग नहीं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो इन चीजों में गेस लगाते हैं, तुक्का करते हैं कि यूपीएससी ने संस्था का नाम तो गलत ही दिया होगा, मार के चले आते हैं, बाद में 4 नंबर से फ्री रह जाता है। ऐसा नहीं करेंगे, ये सरल सरल क्वेश्चन, इनको सही कर लीजिए, गलत क्यों कर रहे हैं? तो सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर में कुछ बुनियादी अंतर होते हैं। ये अंतर क्या है, इन्हें हम समझेंगे।
होलसेल मार्केट में सेवाओं का कारोबार नहीं। क्या कोई केयरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट सर्विसेज को स्टोर कर सकता है क्या? अरे डॉक्टर सर्विस देता है, सीधे कंज्यूमर को मिल जाता है, मतलब पेशेंट को। टीचर एजुकेशन देता है, सीधे स्टूडेंट को मिल जाता है। मतलब ये कि होलसेल मार्केट में सेवाएं नहीं हो सकती, क्योंकि सेवाओं को आप स्टोर नहीं कर सकते किसी वेयर हाउस में या केयरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट के पास। इसलिए डब्ल्यूपीआई में सेवाओं में मुद्रास्फीति को शामिल नहीं करता, जबकि सीपीआई और जीडीपी डेफलेटर सेवाओं को शामिल करता है। क्लियर? क्यों? देखो, सीपीआई का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? रिटेल मार्केट, जैसे अस्पताल, किराने की दुकान, स्कूल, है ना, तो वहां पे सर्विसेज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? जीडीपी। तो जीडीपी में ऑलरेडी गुड्स एंड सर्विसेज मिली हुई हैं, मतलब ये कि उसमें जब ऑलरेडी सेवाएं हैं तो सेवाओं को फिर उससे किनारे नहीं किया जा सकता। डेफलेटर में सेवाएं होंगी, सीपीआई में सेवाएं होंगी, डब्ल्यूपीआई में सेवाएं नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि सेवाओं को डब्ल्यूपीआई के लिए वेयर हाउस में या सी एंड एफ में स्टोर नहीं किया जा सकता। इसलिए डब्ल्यूपीआई में सेवाएं नहीं होंगी। खुदरा बाजार यानी कि रिटेल मार्केट में उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए सामान देश में उत्पादित सभी सामानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उपभोक्ताओं द्वारा उत्पादित द्वारा खरीदे गए सामान। क्यों? अच्छा मान लीजिए, क्यों रिटेल मार्केट में सारे सामान जब बिकते हैं तो क्यों नहीं सारे सामान हो सकते? ऐसा क्यों लिखा है? चेक करते हैं। उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए सारे सामान देश में उत्पादित सभी सामानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। कौन? खुदरा बाजार नहीं करते। जैसे पूंजीगत सामान कंपनियों द्वारा खरीदे जाते हैं, ये रिटेल मार्केट में नहीं जाते। जैसे ब्लू स्टार का एसी है, अगर किसी यूनिवर्सिटी में ब्लू स्टार के द्वारा एसी लगाई जाना है तो वो अपने वेयर हाउस से सीधे सप्लाई कर देंगे यूनिवर्सिटी में, वो रिटेल मार्केट में नहीं पहुंचेगा। इसलिए सीपीआई में ऐसे पूंजीगत सामान शामिल नहीं है। मतलब सीपीआई में क्या नहीं शामिल है? कैपिटल गुड्स। ठीक है। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को ध्यान में रखा जाता है। मतलब ये किसमें कैपिटल गुड्स शामिल हैं। क्यों? जीडीपी में फाइनल गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स कंजम्पशन गुड्स भी होते हैं, कैपिटल गुड्स भी होते हैं। तो इसका मतलब कि जीडीपी डिफ्लेटर में कैपिटल गुड्स का डेटा है। क्या डिफ्लेटर में इंटरमीडिएट गुड्स का डेटा होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि जीडीपी में इंटरमीडिएट गुड्स काउंट नहीं होती। अब अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, लास्ट के जो हमने 5-6 लेक्चर करे हैं, तो फिर आप नहीं फंसेंगे। फिर आपकी यूपीएससी प्रीलिम एंड मेंस में एक्यूरेसी 99% होगी। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में घरेलू रूप से उत्पादित, अब ध्यान देना है, घरेलू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड एंड इंपोर्टेड वस्तुओं की कीमत शामिल होती है। यहाँ बात है सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई की। अब जीडीपी डिफ्लेटर की बात नहीं हो रही है। आपको पता है जीडीपी में आयातित सामान नहीं होते। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में तो घरेलू उत्पादित और आयातित दोनों तरह की वस्तुएं होंगी, लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर में आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल नहीं है। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर में आयातित वस्तुओं की कीमत शामिल नहीं है। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में भार स्थित होते हैं। वो हमने जो बड़ा सा अभी सर्कल दिखाया था ना, उसमें जो वेट है वो फिक्स है कि हाँ, मैन्युफैक्चर्ड आइटम का वेट 69% है तो है। सीपीआई में कंज्यूमर आइटम्स, फूड एंड बेवरेजेस का जो वेट है वो 45% है, तो वो वेट फिक्स है, वो भार स्थिर है। इसमें सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन स्तर के अनुसार वेट उनका बदलता रहता है। जिस तरह जीडीपी में जितना प्रोडक्शन होगा उसका उतना ही वेट होगा, क्योंकि वेट फिक्स नहीं है। एक क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यूपीएससी प्रीलिम 2020 में पूछा। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई में
खाद्य पदार्थों का भारांक थोक मूल्य सूचकांक से अधिक है। मतलब ये कि WPI वाले इंडिकेटर से, यानी कि होलसेल मार्केट से इसमें अलग है। ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना, और ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। तो क्या वेट किसका, फूड का वेट जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में ज्यादा है। अभी हमने पीछे एक सर्कल देखा था, उसको फिर से देख लेते हैं। हाँ ये है। तो फूड एंड बेवरेजेस का वेट कितना है यहाँ पे, 45.86। और इसमें प्राइमरी आर्टिकल्स जिसमें ये आते हैं उसमें 20% ही है। तो इसमें कम है, इसमें बहुत ज्यादा है। हाँ इसमें ये ज्यादा है, मतलब ये तो सही है। दूसरा, WPI में होलसेल प्राइस इंडेक्स में सेवाओं की कीमत की परिवर्तन पर कब्जा नहीं करता। मतलब ये कि इसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज का कंपोनेंट ऐड नहीं होता। होलसेल प्राइस इंडेक्स डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन प्राइस ऑफ सर्विसेज व्हिच CPI डज। CPI में सेवाएं होती हैं और WPI में सेवाएं नहीं होती। ये भी हमने देखा, तो ये भी सही है। लास्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड WPI एज एन की। तो पहले की बात तो ये कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये डेटा करता ही नहीं है। दूसरा, WPI तो गलत ही है, तो ये तो अभी अभी हमने CPI को पढ़ा है। मतलब ये थर्ड स्टेटमेंट गलत, थर्ड गलत है। मतलब ये बाहर, और एक और दो दोनों सही है। मतलब आंसर विल बी ए। ठीक है, इस तरह से 1 एंड 2 हमारा आंसर हो जाता है। तो साथियों, इस तरह से हमारा यूनिट 1 जिसमें हमने फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ा वो खत्म होता है, समाप्त होता है। कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि जिसे फंडामेंटल में कवर किया जाना चाहिए, वो नहीं कवर है, तो वो आप हमें भेज देंगे, हम उसकी एक अलग से वीडियो बना के आपको भेज देंगे। अब दूसरी बात ये आती है कि तो हम आगे अब क्या करेंगे। आगे हम करेंगे यूनिट 2 जिसमें कि मनी एंड बैंकिंग वाली चीजें हम आपके सामने लेके आएंगे। RBI, CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, फ्लो ऑफ मनी, M1, M2, M3, M4, वो सारी चीजें हम आगे के चैप्टर में अब पढ़ेंगे। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग सबसे पहले इकोनॉमी के फंडामेंटल्स में अपना कमांड मजबूत करिए, जिसके लिए जरूरी है कि आप इन वीडियोस को 1 से 2 बार देखें, इनका छोटा छोटा नोट्स बनाएं। एग्जाम में रिवाइज करने के लिए अपने नोट्स से बेहतर कुछ भी नहीं होता। मेरे द्वारा बनाए गए PDF का आप रिवीजन नहीं कर सकते, इसमें आप अपना अनुभव इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। जो लोग 1-2 साल परेशान हो चुके हैं उनको ये सच पता है कि अपने द्वारा लिखे गए नोट्स ही एग्जाम टाइम में काम आते हैं। अन्यथा प्री और मेंस में हमारे पास इतना कम समय होता है कि बहुत संभावना होती है कि हम चीजों को रिवाइज नहीं कर पाते और फिर छोटी छोटी चीजें गलत करके आते हैं। और ज्यादातर बच्चे 4, 5, 8, 10 क्वेश्चन तक वो गलत करके आते हैं जो सही सही कर सकते हैं। तो गलत हुआ क्यों? क्योंकि रिवीजन नहीं। तो इस बात के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट हेल्थ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।